आवाज आ रही है? मेरी आवाज साफ आ रही है ना? ठीक। अब देखो बेटा, लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने? किसी को याद है लास्ट हेडिंग क्या थी? डाइपोल देखा था, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है। अब एक दो चीज और देखो। आ, जैसे याद करो, टॉर्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, टी साइन थीटा फॉर्मूला होता था। ऐसे ही टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल निकालना है। फॉर्मूला तो आपको पता है, मैग्नेटिक डाइपोल का टॉर्क क्या होगा? पी की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डेरिवेशन करने का तरीका भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। देखो, हाँ दी। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। क्या? माइक बंद करिए किसी का ला रहा और। हूँ। आदर्श बेटा, माइक ऑफ करो अपना। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, कैप्टन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन चलेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह क्या रखा है? एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा है, थीटा एंगल बना रहा है। साउथ पोल यहाँ रख दीजिए, नॉर्थ पोल यहाँ रख दीजिए। इसका डाइपोल मूवमेंट एम, लेंथ 2l है, एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ठीक है। तो आपको पता है क्या होगा? एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा जैसे यहाँ करते थे। थोड़ा सा घुमाने में, थोड़ा से घुमाने में टॉर्क कितना लगेगा बोलिए? मतलब इसको घुमाने में, थीटा एंगल घुमाने में जो टॉर्क लगेगा वो ये है। तो थोड़ा सा घुमाने में वर्क डन, डीडब्ल्यू क्या होगा? मतलब नेट वर्क डन आप निकालेंगे। क्या निकालना है हमें? अच्छा, टॉर्क ही तो निकालना है, सॉरी, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क कैसे करते थे? वहां पर फोर्स लग रहा है और फोर्स के कारण आपका टॉर्क पैदा हो रहा है। ठीक है। इसका डेरिवेशन कराऊं? वैसे तो डेरिवेशन आता नहीं है, आप सीधा याद रख सकते हैं। टॉर्क जो है इसका वो एम बी साइन थीटा आ जाएगा। वही तरीका रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां से वहां जाती है। एक मिनट देख लेता हूँ, अगर इसका डेरिवेशन होगा तो कराऊंगा। वैसे इसका डेरिवेशन पूछते नहीं है बेटा। ठीक है। इसका नहीं आएगा, आप सीधा याद रख लीजिए, सीधा फॉर्मूला बस याद रख लीजिए, डेरिवेशन नहीं आता है। एम बी साइन थीटा। ठीक है, ये सीधा याद रख लीजिए। अब एक जरूर आता है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब, देखो, अल्टीमेटली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डाइपोल को क्या कर देगी? अपने डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को सीधा कर देती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक डाइपोल को सीधा कर देगी। इट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड। अब लेकिन अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, थीटा एंगल आप घुमाया आपने, तो इसके पास क्या आ जाएगी? आपको पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे इसको घुमाने में मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक डाइपोल को, तो जितना वर्क डन करेंगे इट इज स्टूड एज इलेक्ट्रिक, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब याद करो आप, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते थे तो कितनी आती थी? याद है वो फॉर्मूला? याद है कैसे? चलो यहाँ कर ही देते हैं सीधा, फिर उससे करते हैं। तो मान लो डी थीटा एंगल घुमा रहे हो आप, डी थीटा एंगल घुमाने में वर्क डन डी डब्ल्यू हो गया। ठीक है। जब आप डी थीटा घुमा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा? मैंने आपको बताया था, वर्क डन जब टॉर्क लगता है, घुमाना वाला मतलब टॉर्क, फोर्स का काम टॉर्क करेगा, और थीटा अगर घुमा रहे हैं तो ये पूरा वर्क डन है। छोटा सा वर्क डी डन हो रहा तो टॉर्क तो टाउ ही रहेगा, थोड़ा सा एंगल डी थीटा घुमाया। फिर जहां से जहां तक आप घुमा रहे हो उतना इंटीग्रेट कर देंगे। तो मान लीजिए हम थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक घुमा रहे हैं और वर्क डन होगा जीरो से डब्ल्यू। तो इंटीग्रल डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा, लिमिट जीरो से डब्ल्यू। यहाँ क्या करेंगे आप? टाउ की वैल्यू रखेंगे। तो टॉर्क कितना लगता है मैग्नेटिक डाइपोल पर? एम बी साइन थीटा। तो हमने रख दिया एम बी साइन थीटा। डी थीटा कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं? थीटा वन एंगल से थीटा टू। एम बी कॉन्स्टेंट है, कहाँ जाएगा? बाहर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ है? थीटा वन से थीटा टू। आप चाहें तो ये माइनस ही बाहर ले लीजिए। क्या आ गया? माइनस एम बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन।
ये आ गया। ठीक है, आप और डब्ल्यू माइनस जीरो वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू। अल्टीमेटली नेट वर्क डन क्या आ गया, माइनस एम बी, या माइनस अगर हटाना है तो एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू कर दिया। ये थीटा वन से थीटा टू एंगल घुमाने में जो वर्क डन होगा वो ये होगा, तो थीटा वन से थीटा टू घुमाने में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो भी यही होगी, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, ये कर लीजिए, बाई चांस आ जाए थीटा वन से थीटा टू घुमाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है एक डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना है, वो मैं बता देता हूँ, अभी पहले ये कर लीजिए। ये थीटा वन से थीटा टू का आ गया। हो गया। ये टॉर्क वाला केस जब कर, अब इस केस में याद रखना, इसमें रेफरेंस पॉइंट सुनो, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो थीटा वन, वो 90 डिग्री होता है। तो मान लीजिए हम थीटा वन 91, 90 से घुमाना शुरू करते हैं, थीटा टू कहाँ तक, थीटा तक। थीटा टू थीटा रख दीजिए, थीटा वन 90 रख दीजिए, क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट जो होता है, ठीक है, तो थीटा वन 90 रखो, थीटा टू थीटा रख दो, रखिए ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू यहाँ रखते हैं तो यू क्या आ जाएगा, एम बी। कुछ चीजें इस चैप्टर में याद ही रख लेना यार, कुछ ऐसा, कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, थीटा टू थीटा रखना। कॉस 90 जीरो होता है, आंसर आ जाएगा माइनस एम बी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। याद करो, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते थे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती थी, याद करो, माइनस पी, है कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ऐसे ही अगर मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो पी की जगह एम आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो आपको सीधा फॉर्मूला याद ये रखना है कि जब एक मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस एम इंटू बी होगी। आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखते थे पोटेंशियल एनर्जी का क्या, माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट होता था बेटा, पी कॉस थीटा कहते थे, तो इसी को पी डॉट ई, सॉरी, पी तो यहाँ पर भी कॉस थीटा भी तो है अभी, सॉरी कॉस थीटा तो मैं लिखना ही भूल गया, माइनस एम बी कॉस थीटा, तो उसी को डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, माइनस एम डॉट बी। यहाँ पर भी पी कॉस थीटा होता था कि नहीं होता था, तो आप कंपेयर करके ही निकाल सकते हैं सीधा। बस पी की जगह एम कर दिया करो, ई की जगह बी कर दिया करो, आपको यहाँ का रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज है। जल्दी करिए इसको, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, टॉर्क हो गया। क्लियर है। एक मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ सीधा, वो सीधा बस थोड़ा याद रख लीजिएगा।
एक स्टार पॉइंट करके लिखिए एक्सप्रेशन, कोई डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर में। मैंने क्या कहा था आपसे, जो जो चीजें हैं बस थोड़ा याद करने की है, इसमें कोई ऐसा बहुत वो नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला रहता है। एक फॉर्मूला सीधा लिखेंगे, इसको ड्राइव नहीं करना है हमें। 2 पाई बाई चांस आ जाए, एक दो बार मैंने देखा ये आया है, आई अपॉन एम बी। एम पता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई है इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी थोड़ा 11th का कंसेप्ट है इसमें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये अल्टीमेटली किस चीज का टाइम पीरियड है? एक बार मैग्नेट है आपके पास, एक बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी है। जब आप उसको थीटा एंगल घुमा देंगे तो वो वापस आएगी। तो वो क्या है, वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, मतलब एक एसएचएम करती है। तो ये किसका टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट। इसका टाइम पीरियड है, इट इज टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट कैप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कैप्ट इन बी एट स्मॉल एंगल। तो जब उसको छोड़ोगे स्मॉल एंगल से तो वो एसएचएम करेगी, तो एसएचएम करेगी तो उसका टाइम पीरियड होता है। आपको ये सीधा फॉर्मूला बस याद रखना है, कोई डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बार मैग्नेट का, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बार मैग्नेट का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा है उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये कर लीजिए। इसके बाद लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की लिखिए, मैग्नेटिक मटेरियल। हेडिंग लिखिए मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, आप समझिए ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। देखिए, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, जैसे आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो जितने भी बेटा मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल, समझ गए? मैग्नेटिक मटेरियल आर दोस मटेरियल which when kept in external magnetic field they magnetize and then behave as a magnet। तो अगर एक आयरन का बार है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, मींस इट इज अ मैग्नेटिक। और जो मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास बेटा समझिए, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए उनको। ठीक है, तो हेडिंग क्या लिखा आपने, मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल समझ गए, व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल? when kept in external magnetic field, when kept in external magnetic field they magnetize। क्या हो जाते हैं? वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं एंड बिहेव एज मैग्नेट। जब तक फील्ड में रखते हैं मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है। अब जब मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, आप समझिए, जो यूज होंगे अभी। वैसे तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स आएंगे। वन इज डाई मैग्नेटिक, ये केमिस्ट्री में भी मुझे लगता है आप पढ़ते हैं थोड़ा। पैरामैग्नेटिक, और इन्हीं का डिफरेंस बस पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। और तीसरा है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, ये तीन तरह के। अब मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा समझना है बस सबको, कोई बहुत ज्यादा उनके अंदर डेप्थ में नहीं घुसना है टेक्निकल टर्म्स में। एक जो पहला टेक्निकल टर्म होता है जब मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन आपको सीधा याद रखना है, हमारे लिए जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, वो
अल्टीमेटली हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वही हमारे लिए मैग्नेटिक इंडक्शन है। इसकी इनकी कभी मैंने देखा बेटा डेफिनेशन नहीं आती है। आप सीधा सीधा याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ, बस आप वो याद रख लीजिए। ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, या कितना जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक मटेरियल, जो एक मैग्नेटिक मटेरियल था उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हुआ। ठीक है। क्लियर है। दूसरा टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई से शो करते हैं, काई एम, ये काई लेटर होता है, काई। जैसे म्यू होता है, न्यू होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, ये काई एम से शो करते हैं। देखो जब एक मैग्नेटिक मटेरियल है, कितनी आसानी से मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, दैट इज कॉल्ड इट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। समझ गए ना? हाउ इजली द मैग्नेटिक मटेरियल गेट मैग्नेटाइज। समझ गए? हाउ इजली द मैग्नेटिक मटेरियल गेट मैग्नेटाइज। जितनी ज्यादा आसानी से मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। हाउ इजली द मैग्नेटिक मटेरियल गेट मैग्नेटाइज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। का एम से शो करते हैं। मैं चाहूं तो मैं इसका फॉर्मूला ही बता सकता हूं, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। बस हाँ, एक चीज और अभी बताऊंगा, फिर इसका रिलेशन बताऊंगा। एक आता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये तो आपको पता है वैसे। रिलेटिव परमिएबिलिटी, देखो परमिएबिलिटी आपको पता है कि नहीं? परमिएबिलिटी आपको पता है, उधरी से फिर हम रिलेटिव परमेबिलिटी निकाल लेंगे। चलो तो हम पहले मैग्नेटिक परमेबिलिटी ही देखते हैं, फिर रिलेटिव परमेबिलिटी देख। व्हाट इज परमेबिलिटी? म्यू, मैग्नेटिक परमेबिलिटी पता है ना? बेसिकली परमेबिलिटी मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी के कोई सा मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है। लेकिन अगर वैसे इसका देखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है। ये अभी इसमें दो टर्म आएंगे, मैं आपको उनका मतलब बताऊंगा। बी अपॉन एच होता है। अच्छा, मैग्नेटिक इंडक्शन को बी से शो किया जाता है, एक चीज याद रखिए। ठीक है। और एच, बी क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। और आपका एच है, एच इज कॉल्ड बेटा द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी बस याद रख लीजिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फिर मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो बाद में बताऊंगा, अभी बस याद रख लीजिए। ठीक है। ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब परमेबिलिटी जो है वो वन हो सकती, वन से ज्यादा है, वन से लेस है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब आएगी। तो हाउ इजली, मतलब कितनी फील्ड लाइंस किसी मैग्नेटिक मटेरियल से पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और उसका फॉर्मूला वैसे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। बी अपॉन एच। कितने टर्म्स हो गए? तीन। चौथा टर्म समझिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया, मैग्नेटिक परम। अच्छा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच एक रिलेशन होता है। अच्छा, यहां से अगर रिलेटिव परमेबिलिटी देखी जाए तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हाँ या ना? ये भी तो कह सकते हैं। म्यू आर क्या हो गया? रिलेटिव परमेबिलिटी।
ठीक है, ये हो जाएगा। इसी के बेस पर आप एक फॉर्मूला याद रखिए सीधा, रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल्स टू 1 + होती है। एम मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच एक रिलेशन होता है, तो आपको सीधा याद रखना है। ठीक है, तीन टर्म हो गए, इन्हीं को भी याद रखिए, जो जरूरी है वो बता दिए। अब सबसे जरूरी चीज पर हम आ रहे हैं, जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल मैंने आपसे कहा था, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होते हैं। इनके बीच डिफरेंस पता करना है। तीनों मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी, डाईमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या है, पैरा की क्या है, फेरो की क्या है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम तीनों मटेरियल को रखेंगे तो कौन कैसा बिहेव करेगा, ये मतलब इनके बीच एक टेबल बनाएंगे हम डिफरेंसेस की, और बेटा यही क्वेश्चन आएगा बस। ठीक है, सबसे जरूरी और लास्ट हेडिंग यही है। देखिए हम इसको बहुत प्रिसाइसली इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर वो चीजें पढ़ रहे हैं जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये लिख लिया आप लोगों ने, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। इसमें कुछ चीजें मैंने कहा था आपसे जैसे याद रखनी है, तो आपको याद रखनी है, बस सीधा आएगा। शुड आई रब दिस, रब कर दूं सब? अब चलो, मैं एक टेबल बना रहा हूं और फिर उसमें लिखूंगा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक, और ये हो गया फेरो। ठीक है, डाईमैग्नेटिक यहाँ लिखूंगा, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। 6 7 8 प्रॉपर्टी लिख दूंगा डिफरेंस के फॉर्म में। कुछ इनके मटेरियल्स के नाम भी लिख दूंगा, बस फिर काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक से समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, दिख रहा है पूरा बोर्ड में? हाँ, ठीक। चलो, अब देखिए एक एक से तीनों की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी किस बेस पे देख रहे हैं? पहला जो डिफरेंस रहेगा उसमें हम पहला जो डिफरेंस देखेंगे वो हम कहेंगे इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। मतलब अगर डाई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास रखें तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास रखें तो क्या होगा, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास रखें तो क्या होगा। तो पहला है इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, जब बेटा डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेट के पास रखते हैं तो ये मैग्नेट को रिपेल करता है, हमेशा याद रखना। जैसे मान लीजिए ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, मैग्नेट के पास रखोगे तो ये रिपेल होगा मैग्नेट से, लेकिन वीकली रिपेल्ड होगा, मतलब बहुत कम। वीकली या फीबल भी कह सकते हैं, फीबली भी कह सकते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेट। समझ गए, मैग्नेट से वीकली या फीबली। देखो ये दोनों फीबली करेंगे ये, लेकिन चलो पैरा और फेरो में बहुत सी समानताएं होती हैं। यहां पर भी पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये वीकली करेगा, मतलब फीबली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। समझ गए? और बस इसमें क्या आ जाएगा, वीकली फीबली की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, स्ट्रांगली। समझ गए? और यही स्टेटमेंट रहेगा आगे का। समझ गए? मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। ठीक है, समझ गए? दूसरा, अगर डाईमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा।
दूसरा, कैप्टन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कैप्टन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब डाई मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो देखो स्वाभाविक है, जब कोई सा ही मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होगा। लेकिन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है कि वीकली मैग्नेटाइज होता है? तो याद रखना, ये दोनों मैग्नेटाइज होते हैं वीकली, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये जब खुद मैग्नेटाइज हो रहे हैं तो ये पोल्स क्या बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं? तो जब आप डाई मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल रखोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ये चलो लिख ही देते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। चलिए, तो अगला क्या आएगा? कैप्टन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फीवली क्या, मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज। ये कैसा मैग्नेटाइज होता है? वीकली, मतलब फीवली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट याद रखना। ये कैसे होंगे, बोलिए? फीवली, ये अब यहीं से उठानी ना है, फीवली मैग्नेटाइज इन अपोजिट की जगह क्या, सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, हाँ। फीवली, दो शब्द याद रखने, फीवली और सेम। ये कैसा, फीवली नहीं, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन सेम, समझ गया ना, इन सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आया समझ में कि नहीं? इनके दोनों के मैं आपको डायग्राम भी दूंगा। जैसे अगर एक आपका कौन सा मटेरियल रखा है, डाईमैग्नेटिक, तो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो उसकी कैसे निकलेगी, बस ये थोड़ा याद रखना है। फील्ड है वो अंदर से नहीं जाती है इसके, कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये ये हो जाता है। ठीक है बेटा, बस एक लाइन होगी बीच की जो इससे पास कर पाइए, मतलब इसके यहाँ से निकल जाती है और यहाँ से निकल जाती है, ये कुछ हो जाता है। एरो चाहे तो आप बना सकते हैं। और जब ये वाला मटेरियल है तो इसमें उल्टा होता है, कि जो फील्ड लाइंस आएंगी इसके अंदर से ही करेंगे, समझ गए? ये सीधी आ रही थी ये, ठीक है, समझ गए? मतलब ऐसे अंदर से पास करेगा, ये इसका नहीं होता है कुछ टाइप, ये दोनों के बनाने। ठीक है, मतलब मैग्ने मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा तो देखो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, और ये अपोजिट होगा, वो अलग बात है क्योंकि इसके अंदर से पास नहीं करता। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी, दो होगी। तीसरा सुनो, मैं पहले आपको कुछ मटेरियल्स के नाम बताता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल्स, तीसरी वाली, हाँ जी। तो कुछ के दो तीन के नाम याद रख लो। जैसे जो वाटर होता है, लिक्विड है वाटर, कैसा मटेरियल है? हाँ, हाइड्रोजन है, कैसा मटेरियल है? डाईमैग्नेटिक। अब हाइड्रोजन ऐसा नहीं समझना मैग्नेटाइज नहीं होता, होता है। कैसा है, मैंने बता दिया। कुछ और याद रखने तो रख सकते हो, मेन ये रखो, वाटर और हाइड्रोजन। फिर बिस्मथ है, कॉपर है, फिर तो आप बहुत सारे याद रख सकते हो। अच्छा, सिल्वर हुआ, और मर्क्यूरी। इतने याद रख लो, मेन वाटर और H2 याद रखना। ठीक है, और चाहो तो हीलियम भी याद रख लो। सॉरी, मर्क्यूरी Hg होता है ना, हाँ, H। ठीक है, अब इसके आते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सी, लिक्विड वाली। लिक्विड ऑक्सीजन याद रखना किसमें आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, और कौन से, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम।
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और एक आध और लिख लो बस, एल्यूमिनियम। इसके तो बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें आयरन कहाँ है, इसमें आएगा। मैग्नेट आयरन का जो ओर होता है, जैसे आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकिल हुआ, हेमेटाइट हुआ। हेमेटाइट समझते हो ना, आयरन का ओर है, वो भी इसमें आता है। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, बस यही, और हेमेटाइट, ये हो गया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन मटेरियल से बनाई जाती है, क्योंकि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हो गए आपके इसके एग्जांपल्स। अब इनकी परमेबिलिटी की बात आती है। ठीक है, तो जब हम इनकी परमेबिलिटी निकालते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तो याद रखना जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 होती है, 0 से 1 के बीच। ठीक है, तो दे है परमेबिलिटी लेस देन 1। इसके बाद ये